विद्युत की लेक्चर सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे गोलाकार संधारित्र। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था समांतर प्लेट संधारित्र और उसके कुछ विशेष जो रूप थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। तो जो संधारित्र का जो दूसरा प्रकार है गोलाकार संधारित्र, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गोलाकार संधारित्र। तो ये संधारित्र भी बिल्कुल आसान है कि भाई संधारित्र तो हमें पता है कि एक ऐसा युक्ति होती है जो क्या होती है, बिना जिसका हम आकार बढ़ाए क्या कर सकते हैं, उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो गोलाकार संधारित्र में क्या होगा, देखो गोलाकार संधारित्र में हम लेंगे इस प्रकार से दो गोले। ठीक है, एक की त्रिज्या होगी आपकी R1, एक की त्रिज्या R1 और दूसरे की त्रिज्या है वो R2 है। दूसरे की त्रिज्या क्या होगी, R2 होगी। अब होगा क्या, देखो किस प्रकार से होगा, सेम वैसे ही जैसे समांतर प्लेट संधारित्र है ना, वैसे ही यहां पर इसको करेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें यहां पर हम क्या करेंगे, जो अंदर वाला जो R1 त्रिज्या वाला गोला है, R1 त्रिज्या वाले गोले को हम देंगे प्लस Q आवेश। क्या देंगे, प्लस Q आवेश। तो जैसे R1 त्रिज्या वाले को हमने प्लस Q आवेश दिया तो प्लस Q आवेश क्या हो जाएगा, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक समान रूप से वितरित हो गया इस पर। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही हम इसके पास में क्या लेकर आएंगे, जो दूसरा R2 त्रिज्या का जो गोला वो लेकर आएंगे, तो R2 त्रिज्या वाले गोले पर क्या होगा, इस अंदर वाले R1 त्रिज्या वाले गोले के कारण क्या होगा, परिऋण होगा। परिऋण के कारण क्या हो जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, इसके अंदर वाले पृष्ठ पर तो क्या आ जाएगा माइनस, और बाहर वाले पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जैसे हमने किया था ना, ये इस प्रकार से आपके पास में प्लेट थी, उसके पास में आपने प्लस Q आवेश दिया, फिर दूसरे अंदर माइनस बाहर प्लस, इसी प्रकार से इसको प्लस Q आवेश देंगे तो प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया, और अंदर है वो क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और जो बाहर प्लस आ गया उसको हम क्या कर देंगे, बताओ, बाहर क्या कर देंगे, उसको भू संपर्कित कर देंगे इस प्रकार से, बाहर वाले जो पृष्ठ है उसको। तो ये हमारा क्या बन गया, गोलाकार संधारित्र बन गया। यहाँ पर गोलाकार संधारित्र। अब देखो यहाँ पर गोलाकार संधारित्र बन गया, तो गोलाकार संधारित्र की धारिता वो कितनी होगी। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर कि R2 है वो क्या है, ग्रेटर देन है R1 के। ठीक है, पहले तो वो थ्योरी लिखनी है कि हम क्या लेंगे, एक R1 त्रिज्या का गोला लेंगे। ठीक है, जिसको हमने प्लस Q आवेश दिया तो एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया वहां पर, उसके पास हम जैसे एक दूसरा R2 त्रिज्या गोला लेकर आएंगे, R2 त्रिज्या ज्यादा है R1 से, तो इस वजह से वहां पर क्या होगा, परिऋण होगा, और परिऋण का अंदर वाला पृष्ठ जो R2 त्रिज्या वाला जो गोला है उसके अंदर वाले पृष्ठ पर ऋणावेश आ जाएगा, बाहरी पृष्ठ पर धनावेश आ जाएगा। बाहरी पृष्ठ को क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, गोलाकार संधारित्र बन जाएगा। तो गोलाकार संधारित्र बन गया, तो गोलाकार संधारित्र बन गया, तो यहाँ पर इसकी धारिता है वो कितनी होगी, वो भी तो निकालनी जरूरी ना। तो इसकी धारिता हम कैसे निकालेंगे, धारिता निकालने के लिए क्या होता है, C बराबर क्या होता है, Q बटा V, मतलब हमारे क्या चाहिए, V चाहिए। तो V हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे को V, हमें पता है कि जो गोला होता है, गोले के पृष्ठ पर, चालक गोला होता है, उसके पृष्ठ पर कितना विभव होता है, चालक को चाहिए, चालक को हमने विभव निकालेगा है ना, कि इस गोले पर विभव है वो कितना होगा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं विभव तो आप इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पता होगा आपको, विद्युत क्षेत्र, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है वो लिख लो, और विद्युत क्षेत्र निकालने के बाद में आप क्या निकाल सकते हो भाई, आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, E बराबर V अपॉन D या V बराबर ED, वहां पर E का मान रखो तो आप किसका मान आ जाएगा, आपका V का मान आ जाएगा, वैसे निकाल लो। तो वो मतलब वहां पर इतनी बड़ी करो कैलकुलेशन, या फिर सीधे आपको यहाँ पर याद रखना है कि गोले के पृष्ठ पर विभव कितना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R1 त्रिज्या वाले गोले का विभव, गोले का विभव। तो R1 त्रिज्या वाले गोले का विभव क्या होगा, वो मान लेते हैं V1 होगा, तो V1 किसके बराबर होगा आपका, KQ अपॉन क्या हो जाएगा आपका, प्लस का KQ। ठीक है, प्लस का KQ अपॉन क्या हो जाएगा R1, ये होता ना, तो विभव का फॉर्मूला ये होता, नहीं पता तो आप पीछे जाके वापस देख सकते हो वीडियो। ठीक है, अब लिखेंगे R2 त्रिज्या वाले गोले का आयतन, सॉरी गोले का विभव। ठीक है, तो गोले का विभव क्या होगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर क्या आएगा, V2 बराबर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा, क्योंकि इस पर कौन सा आवेश है, R2 त्रिज्या वाले पर माइनस आवेश है ना, तो यहाँ पर विभव में क्या आएगा माइनस KQ अपॉन R2, और माइनस विद्युत क्षेत्र में क्यों निकालते हैं, क्योंकि क्यों नहीं लिखते हैं माइनस प्लस, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इस वजह से हम उसको वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे तो अपने आप हमारे क्या पता चल जाएगी, उसकी कैसी प्रकृति वो पता चल जाएगी। लेकिन जो विभव है वो आपका एक अदिश राशि है, तो उसके लिए हमारे को प्लस और माइनस क्यू प्रदर्शित करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने पहली बात आपको
बताइए। ठीक है, जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र था, समांतर प्लेट संधारित्र में हमने केवल एक विद्युत क्षेत्र देखा और वहां से हमारा V आ गया था। इस प्लेट के कारण भी विद्युत क्षेत्र वही होता था, इस प्लेट का विद्युत क्षेत्र वही होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र तो दोनों के कारण समान होगा, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या में अंतर आ गया ना, त्रिज्या में अंतर आने की वजह से इनका विभव भी अलग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये V2 और V1 है वो चेंज है, इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इनका कुल विभव निकालना पड़ेगा ना, पूरा 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 इसका, क्योंकि हमारे को तो पूरे इस युक्ति के पूरे का क्या चाहिए, धारिता चाहिए ना, केवल इसकी थोड़ी चाहिए धारिता, हमारे को तो पूरी युक्ति की धारिता चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, इनके मध्य हमने क्या रखा है, एक पैरावृत्तांक माध्यम रखा हुआ है जिसका पैरावृत्तांक क्या है, के। जैसे यहाँ पर भी रखा ना समांतर प्लेट में के रखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर रखा, बस यहाँ पर ये प्लेटें होती थी, यहाँ पर बस गोले हो गए और कोई ज्यादा अंतर नहीं। ठीक है, तो R1 त्रिज्या वाले गोले का विभव हमारे को मिल गया, R2 वाले का भी मिल गया, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कुल विभव। तो कुल विभव किसके बराबर होगा, V बराबर V1 प्लस का V2। V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2, तो लिख लो यहाँ पर V बराबर V1 कितना है, V1 आपका है KQ अपॉन R1, तो KQ अपॉन R1 और माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका KQ अपॉन R2, ये हो गया। और अब यहाँ पर देखो एक बात ध्यान रखनी है, आपको क्या करना है, KQ अपॉन R1 और माइनस KQ अपॉन R2 करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है आप क्या मान लो, इसका विभव V1 मान लो, इसका विभव V2 मान लो। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर R2 ज्यादा है ना, R2 ज्यादा है ना, हम क्या करते हैं बिल्कुल विभव निकाल देते हैं। मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है, ज्यादा में से कम को घटाना है, ये कंडीशन होती है, ज्यादा में से क्या करना है, कम को घटाना है। अब यहाँ पर बताओ V1 ज्यादा है V2 ज्यादा है, V1 ज्यादा है V2 ज्यादा है, तो V2 देखो क्या, R2 ज्यादा है तो V2 क्या हो जाएगा कम, R1 कम है तो V1 क्या हो जाएगा ज्यादा, तो ज्यादा में से कम को घटाया, देखो V1 क्या क्या यहाँ पर हुआ है ना, यहाँ पर तो वैसे तो घटाना नहीं है क्योंकि हमारे कुल विभव निकल तो हम जोड़ेंगे, लेकिन आपका अंत में जो ये आ रहा है उसमें तो आ रहा नहीं, ये मान है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बराबर KQ को बाहर कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये आ गया आपका कुल विभव। अब कुल विभव आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी धारिता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि Q बराबर क्या होता है आपका CV, यहाँ से संधारित्र की धारिता लिखेंगे, संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता कितनी आ जाएगी, C बराबर क्या आ जाएगा Q बटा V, C बराबर आ जाएगा Q बटा V। अब यहाँ पर देखो V का मान रख देते हैं यहाँ पर ऊपर वाले से, तो यहाँ पर आ जाएगा C बराबर Q बटा V का मान रखो, V का मान क्या हो जाएगा KQ। चलो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इसका लेसन ले लेते हैं, यहाँ पर लेसन लेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये सब यहीं पर कर लेते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, KQ तो बाहर आ जाएगा और इनका लेसन ले लो, क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा R1 R2 और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर R1 है तो R2 माइनस R1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रख देते तो KQ और यहाँ पर क्या आ जाएगा R2 माइनस का R1 और ऊपर क्या चला जाएगा आपका R1 R2। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C बराबर आ जाएगा आपका Q से, तो Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन K को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये लिख सकते हैं ना यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे भाई 1 अपॉन K बराबर क्या होता है आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन K बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट तो प्रदर्शित नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई निर्वात थोड़ी है, यहाँ पर क्या माध्यम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एप्सिलॉन m करेंगे, क्या करेंगे एप्सिलॉन m, तो 4 पाई एप्सिलॉन m। आगे क्या हो गया R1 R2 और अपॉन क्या आ गया आपका R2 माइनस का R1, ध्यान रखना R2 माइनस R1 है, ये आ गई आपकी धारिता। अब इसको थोड़ा सा और संशोधित रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास में एप्सिलॉन m थोड़ी है, आपके पास में तो k, तो क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन m की जगह आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि पैराविद्युतांक क्या होता है, एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करना है, क्या कहलाता है, सापेक्षिक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है, ये पैराविद्युतांक कहलाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एप्सिलॉन m बराबर एप्सिलॉन r का मान क्या है आपका k, ठीक है, तो ये k और ये k जो इसमें है वो अंतर है, ठीक है, ये पैराविद्युतांक वाला k। तो यहाँ से एप्सिलॉन m बराबर क्या आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट k, तो यहाँ पर रख देते हैं एप्सिलॉन नॉट k और R1 R2 अपॉन R2 माइनस का R1, ये आ गई आपकी किसकी धारिता, गोलाकार संधारित्र की क्या आ गई धारिता आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी अगर मान लो वायु माध्यम हो गया इसमें, तो क्या हो जाएगा k बराबर 1, मतलब क्या आ जाएगा आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो गोलाकार संधारित्र की धारिता वो किस किस बात पर निर्भर करती है। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर दिख रहा है कि C है वो समानुपाती है R1 R2 के, C समानुपाती है R1 R2 के, है ना। यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है,
कि सी है वो समानुपाती है के 4/ε0 तो एक नियत राशि है ना, तो उसके तो समानुपाती हो नहीं सकता, के चेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या दिख रही है कि सी व्युत्क्रमानुपाती है 1/r2 - r1 के, r2 - r1 के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इन तीनों बातों से क्या पता चलता है, पहली बात देखते हैं कि सी समानुपाती है r1 r2 के, और r1 r2 क्या है, इनकी त्रिज्या है। इसका मतलब हम धारिता को बढ़ा सकते हैं, किसको बढ़ाकर, r1 और r2 को बढ़ाकर, मतलब इनकी त्रिज्या को बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, गोलाकार संधारित्र की धारिता बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये संधारित्र नियम के क्या है, विरुद्ध है, क्योंकि संधारित्र में क्या होता है, हम चालक का या जो है उसका आकार हमें नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप त्रिज्या को बढ़ा के धारिता बढ़ा सकते हो, लेकिन हम संधारित्र पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि धारिता बढ़ सकती है, लेकिन हमारे को क्या करना है, धारिता बढ़ानी नहीं है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पेराविद्युतांक माध्यम कर देंगे। पेराविद्युतांक माध्यम मैंने पहले बताया था कि अंदर पेराविद्युतांक माध्यम बढ़ा दी, मान लो चांदी वगैरह कुछ रख दी, ज्यादा ग्रहण करेगा ना, इसका मतलब धारिता बढ़ जाएगी अपने आप। तो पेराविद्युतांक माध्यम जितना करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी क्या होगी, उसकी धारिता अधिक होगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि r2 - r1, r2 - r1 क्या है, r2 - r1 कौन सी दूरी है बताओ, ये पूरी r2 है, ये r1 है, मतलब ये वाली दूरी है, ये यहां से यहां तक, ये क्या आपकी r2 - r1। कहने का मतलब r2 - r1 जितनी कम होगी, ये दूरी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, आपकी धारिता होगी। r2 - r1 जितनी कम होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, धारिता अधिक होगी। मतलब इन दोनों गोलों के मध्य जितनी आपकी दूरी, मध्य दूरी कम रखी जाएगी, उतनी मतलब वहां पर क्या रहेगी, आपकी धारिता अधिक होगी। ठीक है, इसके बारे में मतलब पहले भी जो समांतर प्लेट पढ़ा था उसमें भी हमने देख लिया था ना कि सी बराबर क्या था आपका, सी बराबर था A/0 k/d। तो यहाँ पर भी देखो सीधा दिख रहा है कि सी समानुपाती होता है किसके, के होता है, कि जितना आप ए के होता है क्षेत्रफल बढ़ा के बढ़ा, वो नियम के विरुद्ध था। फिर सी समानुपाती है, पेराविद्युतांक बढ़ा के कर सकते हैं। फिर था v व्युत्क्रमानुपाती है, सी व्युत्क्रमानुपाती था डी के, इसका मतलब समांतर प्लेटों को मध्य दूरी कम करके हम धारिता बढ़ा सकते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पर हो रही है, कोई अंतर नहीं नजर आता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर धारिता है वो निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका गोलाकार संधारित्र और फिर धारिता की निर्भरता। बेलनाकार संधारित्र वो आपके है नहीं, तो उसका हम अध्ययन करेंगे नहीं। बेलनाकार संधारित्र अगर होता तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते थे, एक बेलन बनाते हैं अंदर, ठीक है, उसको हम क्या देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो उसको प्लस क्यू आवेश देने से क्या होता है, इसके पास में क्या करते थे, दूसरा बेलन लेकर आते, तो उसके अंदर वाले पृष्ठ पर क्या आ जाता आपका माइनस आ जाता, और बाहर वाले पृष्ठ पर तो उसको कर देते हम भू संपर्कित कर देते हैं यहाँ पर। फिर हम निकाल लेते हैं कि बेलन के जो पृष्ठ है उस पर विभव कितना है, और बाहर वाले बेलन के पृष्ठ पर जो विभव है वो कितना होगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, वहां पर जो विद्युत क्षेत्र सॉरी जो धारिता है उसको हमें निकाल लेते। लेकिन ये आपके है ही नहीं यहाँ पर सब्जेक्ट में, तो आपको इसको अध्ययन नहीं करना। आपके पास में समांतर प्लेट संधारित्र और गोलाकार संधारित्र उसका हमने अध्ययन कर लिया। अब देखो आगे, ये तो हो गए आपके समान जो संधारित्र है उसके प्रकार। संधारित्र के 3 प्रकार होते हैं, उनमें से 2 का हमने अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं कि संधारित्र की जो ऊर्जा है वो कितनी होगी। संधारित्र की ऊर्जा, इससे पहले हमने निकाली थी ऊर्जा, किसकी ऊर्जा निकाली थी कि कोई भी एक वस्तु है उसको आवेशित करते हैं, आवेशित वस्तु को आवेशित करने में, आवेशित वस्तु को आवेशित करने में किया गया कार्य या उसके दौरान संचित ऊर्जा कितनी होती है। कोई भी वस्तु आपके पास में है उसको आपको क्या करना है, आवेशित करना है। तो कोई सी भी वस्तु को आवेशित करने के दौरान कितनी ऊर्जा संचित होती है वो कैसे निकालते हैं। ये मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, इसको हमारे को क्या करना है, ये मान लो पहले से कुछ आवेशित थी या नहीं भी थी, तो अब मान लो यहाँ पर कुछ नहीं थी, अब हमारे को इसको आवेशित करना है। तो आवेशित करने के बाद में इसकी ऊर्जा कितनी होगी, वो किसके बराबर होगी, इस वस्तु को आवेशित करने में किए गए कार्य में जो भी हमारी कमी हुई है वो कमी किसमें हो जाएगी, इसमें संचित हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं यहाँ पर, इसमें हमने निकाल ली थी कितनी ऊर्जा आई थी, हाफ CV² आई थी ना, हाफ CV² या हाफ QV वो आई थी। ठीक है, वो अलग अलग रूप आएगा, C बराबर QV से सॉरी Q बराबर CV से हमने वो क्या निकाले थे, अलग अलग ऊर्जा के मान निकाले थे। तो कहने का मतलब हमने कैसे निकाले थे कि इसको, इस वस्तु को 0 से Q आवेश देने में हमारे को जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य किसमें संचित हो जाएगा, इसकी ऊर्जा में संचित हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से संधारित्र में भी क्या होता है, पहले हम एक वस्तु को क्या करते हैं, आवेश देते हैं ना, तो वो जो आवेश देते हैं वही किसमें संचित हो जाएगा, आपका स्थितिज ऊर्जा में, सॉरी उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो कहने का मतलब संधारित्र की जो ऊर्जा होती है वो भी कितनी होती है, हाफ CV² होती है, और आवेशित वस्तु को मतलब वापस से आवेशित करने में जो ऊर्जा होती है वो भी कितनी होती है, हाफ CV²। तो बस अंतर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बस अलग तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे संधारित्र की ऊर्जा,
तो संधारित्र की ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास में एक संधारित्र है, ठीक है, उस संधारित्र पहले थ्योरी लिखते हैं ना यहाँ पर, तो संधारित्र को प्लस क्यू आवेश देने पर या संधारित्र को 0 से क्यू आवेश देने तक, मतलब आवेश देने पर उसमें जो हमारे संचित जो कार्य होता है, मतलब जो कार्य किया जाता है वही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो या तो हम वही लिख सकते हैं कि 0 से क्यू आवेश देने में जो संचित है जो ऊर्जा होती है वही उसके कार्य के रूप में, मतलब ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, ठीक है। या तो हम क्या करें, वहां पर थोड़ा सा सुंदर पर थोड़ा सा मतलब उसको आवेश दे, बीक्यू आवेश दे, तो वहां पर डीडब्ल्यू कार्य होगा, और डीडब्ल्यू कार्य हो फिर वहां से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर डीडब्ल्यू कार्य से हम इसका समाकलन कर देंगे 0 से क्यू तक, और वैसे हमारा कार्य आ जाएगा। या फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा और तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे समाकलन, तो ये तो समाकलन तो बड़ी कक्षा में आता है, जैसे समाकलन से पहले जैसे छोटी कक्षाएं होती है उनमें हम कैसे निकालते हैं, उनमें हम करते हैं औसत, ठीक है। हम क्या करते हैं, औसत लेते हैं। औसत कैसे लेते हैं कि v जो आपको कार्य निकालना है ना, तो कार्य कैसे निकालोगे, w बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, w अपॉन q होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ से w बराबर क्या हो जाएगा, vq, ये होता है ना। अब v क्या आपका विभव है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में ये कोई संधारित्र है इस प्रकार से, ठीक है, ये संधारित्र है। इस संधारित्र को क्या किया आपने, इस संधारित्र को आपने आवेशित किया, पहले इस पर आवेश 0 था और इसको 0 से मतलब 0 से q तक इसको क्या किया, आवेशित किया। तो पहले जब इसके पास में 0 आवेश था तो इसका विभव भी कितना था, 0 था ना यहाँ पर विभव। अब यहाँ पर जैसे इसको आवेशित कर दिया तो यहाँ पर इसका विभव कितना हो गया, आपका v हो गया, मान लेते हैं विभव v मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, यहाँ पर w बराबर vq, ये हमारे को ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ पर ये जो v है ना, वो v का इसका हमारे को औसत विभव निकालना पड़ेगा। देखो अभी हम करेंगे w बराबर कार्य बराबर क्या लिखेंगे, औसत विभव और प्लस गुणा दिया गया आवेश, दिया गया आवेश। आवेश कितना दिया हमने, क्यू दिया। और औसत विभव कैसे निकालेंगे, औसत विभव कैसे निकालेंगे भाई, जो पहले विभव था, जो पहले विभव था और प्लस पहले विभव था और प्लस क्या कर दिया, जो अब हमारा विभव है, और बट्टा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। औसत ऐसे निकाल देना। तो यहाँ पर औसत कैसे निकलेंगे, पहले इसका विभव कितना था, 0 था, तो ये 0 लिख दिया, प्लस अब विभव कितना हो गया, v हो गया, और बट्टा क्या कर दिया, 2 कर दिया। ये क्या आ गया, आपका औसत विभव हो गया। बिल्कुल आसान था ना, पहले जो विभव था और अब जो विभव है वो कितना हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हो, देखो कैसे निकालते हैं औसत। कहने का मतलब हमने कितना विभव दिया, हमने वो बात हो रही है यहाँ पर, हमने कितना विभव दिया। तो यहाँ पर सोचो आप, ये आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मान लेते हैं इसके पास में एक, मान लो इस प्रकार संधारित्र है, ठीक है। उस संधारित्र के पास में पहले से 2 वोल्ट इसके पास विभव था, ठीक है। हमारे को क्या करनी है, इसकी ऊर्जा चेक करनी है, इसकी ऊर्जा कितनी होती है, इसकी संधारित्र की ऊर्जा कितनी होती है, ये चेक करना है। 2 वोल्ट इसके पास विभव था, हमने चेक कर लिया था, कोई भी हमारे पास में उपकरण था उसे चेक कर लिया था। 2 वोल्ट विभव था, इसका मतलब इसके पास पहले से कुछ ना कुछ क्या था, आवेश था, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, हम इसको देंगे आवेश Q, इसको आवेश क्या देंगे, Q, इसको आवेश दिया हमने Q, ठीक है। Q आवेश दिया, तो Q आवेश देने पर Q को वहां से लेकर आएंगे, तो इसकी वजह से हमारे कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करेंगे Q आवेश आएगा, तो इसका मतलब इसका विभव कुछ ना कुछ क्या होगा, बढ़ेगा। अब मान लेते हैं इसका विभव बढ़ गया 2 वोल्ट, कितना विभव बढ़ गया, 2 वोल्ट विभव बढ़ गया। अब हमारे को इसका टोटल विभव कितना हो गया, आपका टोटल विभव हो गया 4 वोल्ट, कितना हो गया, 4 वोल्ट। अब हमारे को निकालना है कि हमने कितना विभव दिया, भाई हमने कितना विभव दिया, तो हमने कितना विभव दिया वो कैसे पता चलेगा, 4 वोल्ट थोड़ी दिया हमने विभव, हमने कितना दिया। आप इसका औसत निकालो, कैसे निकालोगे, इसका औसत निकालोगे, पहले कितना विभव था और हमने कितना विभव दिया, बट्टा क्या कर दो, 2 कर दो, कितना हो गया 4 बट्टा 2, कितना हो गया 2 वोल्ट। तो आपने 2 वोल्ट विभव नहीं दे देगा, दिया था ना 2 वोल्ट। तो उसी प्रकार से यहाँ पर निकाला कि भाई पहले विभव कितना था और प्लस अब कितना विभव हो गया, और उसमें बट्टा 2 कर देंगे, तो ये 0 प्लस v बट्टा 2, यही क्या होगा, हमारे द्वारा दिए गए विभव होगा। जैसे यहाँ पर पहले विभव 2 था, फिर हमने 2 दे दिया, वहां पर हमें पता नहीं था, मान लो यहाँ पर, ठीक है। फिर पहले 2 था, फिर 2 हो गया, मतलब कितना हो गया आपका, तो बटन 4 हो गया, और 4 में क्या करते 2 का भाग दे दिया, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका द्वारा दिया गया विभव आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, विभव है उसको निकाल सकते हैं, औसत विभव को। समझ में आ गया, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आ गया आपके द्वारा दिया गया मतलब जो विभव, और दिया गया आवेश कितना होगा, कितना आवेश दिया आपने, Q आवेश दिया, तो Q हो गया। तो यहाँ से W बराबर कितना हो जाएगा आपका, हाफ VQ, क्या गया, हाफ VQ। और यही जो इसी को हम थोड़ा अलग प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, Q बराबर क्या होता है, CV होता है ना, यहाँ से Q बराबर क्या होता है आपका CV, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, Q की जगह CV रख दो, तो क्या हो जाएगा W बराबर हाफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CV, V भी कितना हो जाएगा, V स्क्वायर, मतलब हाफ CV स्क्वायर।
ये एक और आ गया आपके पास फॉर्मूला। और क्या कर सकते हो आप, किसका मान रख सकते हो, v का मान रख सकते हो। v का मान रखोगे क्या आएगा, w बराबर हाफ, v का मान रखो, v का मान क्या होगा, q बटा c, मतलब क्या आएगा q स्क्वायर बटा c। ये आ गया आपके पास में तीसरा फॉर्मूला। और यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य किसमें संचित हो जाएगा, इसकी ऊर्जा में संचित, संधारित्र की ऊर्जा में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सारे किसके बराबर हो जाएंगे, आपके u के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, u स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपकी संधारित्र की ऊर्जा होगी। बिल्कुल आसान था ना, कैसे किया था, कार्य क्या होता है, कार्य v इंटू क्यू। ठीक, ऐसे तो कार्य देखो आपके पास में आप ऐसे निकाल सकते हो, एफ एस कोस थीटा वैसे निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आप कौन सा पल लगा रहे हो, कौन सा कोई विस्थापन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना, इसका मतलब कार्य का एक और तरीका है ना, कैसे निकाल सकते हैं। v बराबर होता है आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू बराबर वी क्यू, पहले कितना विभव था, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर औसत विभव निकाला, वैसे कर सकते हो। या फिर आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जो हमने पीछे किया था, और पीछे हमने किस प्रकार से किया था, इसको हमने क्या किया था, हमने मान लिया था, हमने क्या किया था, पहले जो भी वस्तु थी इसको आवेशित करना है, तो पहले हमने इसको क्या कर दिया था, पहले हमने इसको dq आवेश दिया। कितना आवेश दिया, dq आवेश दिया। जब dq आवेश देंगे तो यहाँ पर जो आपका कार्य भी कितना होगा, dw होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, dw है वो किसके बराबर हो जाएगा, v dq, v dq। अब यहाँ पर v का मान हमने रख दिया था इससे, v q बराबर cv से, और हमने q बराबर cv से मान रख दिया, dw बराबर कितना आ गया था आपका, dw बराबर आ गया था, v का मान रखो क्या होगा, q बटा c, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dq, ये आ गया। अब ये तो हमारा क्या है, ये तो हमने थोड़ा सा आवेश दिया। अब हमने इसको कहां से कहां तक आवेशित किया है, इसको 0 से लेकर q तक आवेश दिया है। यहाँ पर भी देखो q आवेश दिया ना, इसी वजह से लिया यहाँ पर q। तो हमने 0 से q दिया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। कहां से कहां तक, 0 से q, ये कितना हो जाएगा, w हो जाएगा। और यहाँ पर किसका समाकलन होगा, 1/c का तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो dc थोड़ी आ रहे हैं, पर dq आ रहा है, मतलब q का होगा। और q का क्या हो जाएगा यहाँ पर समाकलन, यहाँ पर हो जाएगा 0 से q, q dq, और यहाँ पर q की पावर कितनी है 1, और q की पावर 1 का जो समाकलन है वो कितना होता है, w बराबर 1/c। इसका समाकलन हो जाएगा q की पावर 1 + 1 बटा 1 + 1, और 0 से कहां तक, q तक, मतलब w बराबर आ जाएगा आपका कितना, ये कितना हो जाएगा, q की पावर 2। ठीक है, और ऊपर वाले लिमिट रखोगे तो q स्क्वायर बटा 2, और माइनस का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका q स्क्वायर 1/c इंटू q स्क्वायर बटा 2, या इसको लिख सकते हो आप 1/2 q स्क्वायर बटा c। अब ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, ये देखो सेम टू सेम यहाँ है नहीं यहाँ पर। तो आप दोनों तरीकों से क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये जो आवेशित कोई भी वस्तु है उसको आवेशित करने के दौरान जो कितनी ऊर्जा होती है वो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपकी संधारित्र की ऊर्जा। अब बात करते हैं हम अगले, देखो कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो देखेंगे ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो देखो ऊर्जा घनत्व की परिभाषा लिखो तो क्या होगी, संधारित्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ही ऊर्जा घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ही क्या कहलाता है, आपका ऊर्जा घनत्व कहलाता है। ये क्या होती है, आपकी ऊर्जा घनत्व की परिभाषा होती है। तो यहां से जो ऊर्जा घनत्व है वो देखो क्या आएगा, ऊर्जा घनत्व बराबर प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। इसका मतलब क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, ऊर्जा और बेटा यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा आपका आयतन, क्या हो जाएगा आयतन। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व किसके बराबर होगा, ऊर्जा बेटा आयतन के बराबर होगा। ठीक है भाई, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आ गया ना, कौन कौन है प्रति एकांक, आयतन है। इसका मतलब सीधी सी बात है वो नीचे आएगा। में संचित ऊर्जा, जो संचित ऊर्जा है, मतलब जो ऊर्जा है प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा ही है, तो ऊर्जा ऊपर आ जाएगी आपकी। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, आपका ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखो ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटा क्या हो गया, आयतन हो गया। ये तो हमने इसकी परिभाषा देख ली थी। अब यहाँ पर देखो हमारे को निकालनी है कि समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र
का ऊर्जा घनत्व तो ये मान लो आपके पास में समांतर प्लेट के अंदर इसका क्षेत्रफल a था, इसकी यहाँ पर दूरी d थी, ठीक है। तो पहले बताओ मेरे को यहाँ पर इसका आयतन कितना होगा, क्योंकि ऊर्जा घनत्व चाहिए, तो ऊर्जा घनत्व के लिए क्या आवश्यक है, ऊर्जा आवश्यक है। ऊर्जा हमें पता है क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर होती है, और आयतन क्या होता है आपका, आयतन हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहे हैं तो इस प्लेट का क्षेत्रफल a है और इसकी बीच की यहाँ पर दोनों के मध्य चौड़ाई है वो d है, ठीक है। समांतर प्लेट की बात हो रही है, पूरे संधारित्र की बात हो रही है ना, एक प्लेट की थोड़ी बात हो रही है, हमारे पूरे संधारित्र की बात हो रही है, मतलब इस वाले पूरे पार्ट की। तो इस पूरे पार्ट का आयतन कितना होगा, ये क्षेत्रफल इसका a है और इसकी लंबाई कितनी है, d है। तो इसका मतलब समांतर प्लेट संधारित्र का जो आयतन है वो कितना होगा, आयतन बराबर होगा a इंटू डी। कितना होगा, a इंटू डी। कैसे लिख लिया मैंने, इस प्रकार से कैसे लिख सकता हूँ मैं, a इंटू डी, ये कहां से आ गया, तो देखो a क्या आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इंटू d क्या दूरी है, मीटर, इसका मतलब ये क्या होगा, मीटर क्यूब। और आयतन है, आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। भाई आयतन आप कैसे निकाल दो, ऐसे देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। भाई आपको सिंपल बात समझो तो आयतन ऐसे निकलता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो यहाँ पर आप क्या कर दो, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या हो गया आपका, क्षेत्रफल हो गया। या क्षेत्रफल मान लो, लंबाई इंटू चौड़ाई कुछ भी मान लो, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो गया आपका, क्षेत्रफल हो गया। तो लंबाई इंटू क्षेत्रफल ये हो गया, ए हो गया, और ऊंचाई मान लो, या फिर ऐसे मान लो आपके, भाई आपने क्या मान लिया कि लंबाई इंटू ऊंचाई आपका हो गया क्षेत्रफल, और चौड़ाई क्या होगी आपकी, डी होगी। तो कहने का मतलब आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू क्या लिख सकते हो, डी, ऐसा लिख सकते हो ना यहाँ पर। और a इंटू डी हो गया, तो ये क्या आ गया आपका, आयतन आ गया, इसका समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन आ गया। ऐसे देख सकते हो या ऐसे देख सकते हो, जिस क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ये होता है मीटर, मीटर क्यूब आ रहा है, इसका मतलब ये किसका मान है, ये आयतन का मान है ना यहाँ पर। तो चलो ये तो बात हो गई, आयतन आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें ऊर्जा घनत्व निकालना है, तो ऊर्जा घनत्व कितना आएगा हमारा, तो ऊर्जा घनत्व है, तो ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा घनत्व है। तो ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होगा, ऊर्जा कितनी होती है, मान लेते हैं संधारित्र की धारिता है वो c है और इसका विभव v है, तो ऊर्जा घनत्व कितना होगा, ऊर्जा कितनी होगी पहले बात करते हैं, हाफ CV स्क्वायर, ये होगी। इस संधारित्र की धारिता c है और इसका विभव v है, तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर होगी, बटा आयतन, आयतन कितना, a इंटू डी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि C का मान कितना होगा। तो देखो C समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C का मान कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, होता है नहीं होता है, होता है। और V का मान क्या होता है, V का मान हम लिख लेते हैं भाई, E बराबर क्या होता है, V अपॉन D। तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। ये दो मान आपको यहाँ पर इसके अंदर रखने हैं। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व बराबर हाफ को तो ऐसे रहने दो, ये लो आप लिख दिया। C का मान रखो, C का मान क्या है, A एप्सिलॉन नॉट K, तो यहाँ पर लिख लेते हैं A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन क्या हो जाएगा, D हो गया ना। भाई C का मान रख दिया हमने यहाँ पर, ये रहा C का मान। V का मान रखो, V का मान क्या है, ED मतलब E स्क्वायर D स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, और बट्टा में अब नीचे जो आ गया उसको लिख दो, क्या आ गया, A इंटू D, ये आ गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो यहाँ से ऊर्जा घनत्व बराबर क्या आ गया, कौन कौन कैंसिल हो रही, तो हाफ लिख दिया, A से A कैंसिल हो गया, D कितना हो गया, D स्क्वायर कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका E स्क्वायर या एप्सिलॉन नॉट K E स्क्वायर, ये देखो एप्सिलॉन नॉट K E स्क्वायर, ये आ गया आपका ऊर्जा घनत्व। और अगर माध्यम इनके मध्य ये पैरावृत्तांक माध्यम के मतलब वही माध्यम होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व क्या आ जाएगा, K बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऊर्जा घनत्व कितना आ जाएगा आपका, ऊर्जा घनत्व आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ऐसा कहीं पर हमारे को पढ़ा हुआ याद रहेगा ना, पढ़ा था हमने, ठीक है, पढ़ा था ना वहां पर, जो आवेशित कोई भी वस्तु आवेशित होती है तो उसका ऊर्जा घनत्व कितना होता है। तो ये ऊर्जा घनत्व वहां पर भी हमने निकाला था और यहाँ पर भी हमने निकाला था। पीछे पता नहीं तो आप वापस आके जो आपका था ना साबुन के जो आवेशित बुलबुले दाग वगैरह, उससे पीछे जो आपका टॉपिक था वो था ये ऊर्जा घनत्व कितना है आपका, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और माध्यम कुछ होगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह मतलब एप्सिलॉन m आ जाएगा, और वहां पर इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। ये हो गया आपका ऊर्जा घनत्व किसका, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है, ठीक है। उसका भी आप निकालोगे ना, किसका, जो आपका गोलाकार संधारित्र का, उसका भी इतना ही आएगा।
लेकिन आपको उतना ध्यान देना नहीं देना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा मतलब संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से करते हैं, तो उसका जो अगला टॉपिक है वो अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर जो भी कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप पूछ सकते हो। तो आगे हम अगले वीडियो में जो है अध्ययन करेंगे।